नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा जिला परिषद शिक्षा समिति के अध्यक्ष सागर नवदिया जी। और हम इनसे आज दरभंगा क्षेत्र के शिक्षा के विषय में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं और इनके नज़र में क्या क्या कमियां जो है दृष्टिगोचर हो रही है और उस पर क्या इनका कार्य योजना है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल जनता के मुद्दा में। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, और जनता का मुद्दा देखने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आप दरभंगा जिला में जिला परिषद शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, तो इससे पहले आप और उसके साथ साथ जिला परिषद के सदस्य हैं, तो जिला परिषद सदस्य के साथ साथ जिला परिषद शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई है। तो हमारा सवाल ये है कि क्षेत्र में या राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कमियां आपको नज़र आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी कमी जब आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में यह है कि हमारे समाज के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो या अपर क्लास के लोग हैं, उनके दिल और दिमाग में सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति इतनी नकारात्मक भाव बैठ गई है, उनको ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती है। यह केवल बोलने की बात नहीं है। हमारे आपके समाज में जब आप लोगों से सर्वे कीजिएगा तो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि यह धारणा बन चुकी है। यह केवल धारणा है कि सच्चाई भी है? यह धारणा बन चुकी है, और जो धारणा बन जाता है एक न एक दिन वह सच्चाई जरूर बन जाता है। तो इस धारणा को तोड़ना है, इस सच्चाई को तोड़ना है, और यह सच्चाई ही नहीं, यह झूठ है। मेरे कहने का मतलब है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, यह हर आदमी के दिल और जहन में बैठ गया है। इस चीज़ को उनके दिल दिमाग से निकालना, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, नियमित विद्यालय का संचालन हो, यह तमाम चीज़ों का स्थापना करना एक चुनौती है। क्योंकि पिछले एक दशक से 2 दशक से जो सरकारी विद्यालयों की हालात रही है वह कहीं ना कहीं दयनीय है, जर्जर है। इसे बदलने की चुनौती है। जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा विश्वास है कि प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था जो है वो अच्छा है, लेकिन उसमें भी कई सारी कमियां हैं, खूबियां हैं। जैसे कि प्राइवेट शिक्षा के नाम पर जो है अभिभावकों का शोषण हो रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, स्पष्ट रूप से इस ज़िले में, जिस ज़िले की हम बात कर रहे हैं दरभंगा ज़िला का, इस ज़िले में बहुत बड़ा शिक्षा माफियाओं का गैंग है। आप जहां बैठ के बात कर रहे हैं, यह दरभंगा ज़िला का हृदय स्थलीय बेनीपुर है, और बेनीपुर में जितने भी निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें से एक आध को छोड़ दे तो किसी के पास 10th तक का एप्लीकेशन नहीं है कि 10th तक के बच्चे को वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन जाके आप देखिए, गली गली में विद्यालय खुल चुका है, हर जगह विद्यालय, निजी शिक्षण संस्थान खुल चुका है, और उनका एप्लीकेशन सीबीएसई से या बिहार सरकार से केवल 8वीं तक की कक्षा संचालन करने का उनको अनुमति है, लेकिन वो 10वीं तक का वर्ग संचालन कर रहे हैं, जबकि उनका एप्लीकेशन ही नहीं है। आज ही के अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में हम देख रहे थे कि भाई, जो विद्यालयों की दर है, जो सीबीएसई का गाइडलाइन है, जो विद्यालय संचालन नियमावली 2009 के तहत जो विद्यालय का संचालन होता है निजी विद्यालयों का, उसमें स्पष्ट है कि एक विद्यालय का 6ठी क्लास का फीस है 2100, किसी का है 3500, किसी का है 1800। तो मतलब जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं, निजी शिक्षण संस्थान के संचालक उनके जेब पे डाका डाल रहे हैं। मेरी प्राथमिकता और ध्येय है कि तमाम विद्यालयों का फीस तय हो, और उस जो तय फीस होती है उसी के हिसाब से पैसा लिया जाए। लूट मचा हुआ है, तमाम निजी शिक्षण संस्थान लूट का अड्डा बन चुका है, जहां गरीब लोगों का खून चूसा जाता है। मैंने अभिभावकों के आंखों में आंसू देखा है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य होता है।
लेकिन देखा गया है कि सरकार के लोग, विधायक और मंत्री लोग जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थान के उद्घाटन में फीता काट रहे हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, यह तो सरकार की विफलता है। यह तो सरकार की विफलता है कि बेनीपुर प्रखंड में जितने सरकारी विद्यालय नहीं हैं, उससे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। और जब आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो प्राइवेट ट्यूशन की भी बात कीजिए। ट्यूशन एक्ट भी है, निजी शिक्षण संस्थान चलाने का भी नियम है, उसका मानक है। ना नियम को कोई फॉलो करता है, ना मानक को कोई फॉलो करता है, ना नियमावली को कोई मानता है, ना सरकार की गाइडलाइन को कोई मानता है। और कहीं ना कहीं सरकार की कमी की वजह से निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों का उदय विराट स्तर पे हुआ है। यह सरकार की नाकामयाबी तो है ही, साथ ही हम आम जनताओं को भी सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसी हालात हमारे समाज में क्यों उत्पन्न हुई। क्यों हम भी सोए थे? भाई आप मान के चलिए, जितने निजी शिक्षण संस्थान हैं फर्जी तरीके से डिग्री दे रहे हैं, फर्जी तरीके से 9th-10th का क्लास चला रहे हैं, उनका विद्यालय है, विद्यालय का जो मानक होना चाहिए वो मानक नहीं पूरा कर रहे हैं। आप बताते हैं, नियम है, सीबीएसई के गाइडलाइन में नियम है कि जो भी पुस्तकें होंगी 80% पुस्तक एनसीईआरटी की होंगी। एनसीईआरटी की पुस्तक आपको भी पता है सस्ती दर में आती है, लेकिन तमाम विद्यालय 10% भी एनसीईआरटी का पुस्तक नहीं चलाता है। कोई निजी प्रकाशन से सांठगांठ कर लिया, मोटा कमीशन लिया और मोटा मोटा बैग भर के बच्चे स्कूल आते हैं। जिस उम्र में उनको खेलने का उम्र होता है, उस उम्र में उनके पीठ पर 10-10 किलो का बैग लदा रहता है। और यह तमाम चीज़ों के केंद्र बिंदु में भ्रष्टाचार है, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता और शिक्षा माफिया और शिक्षा विभाग के गठजोड़ से इस जिले में लाखों नहीं करोड़ों का रैकेट चल रहा है, जिसके शोषण के शिकार आम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हो रहा है। आपने क्षेत्र में शिक्षा के संबंध में तमाम सारी खूबियों और कमियों को गिनाया, ठीक है, तो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते आपकी आगे की क्या कार्य योजना है और ज़िले में शिक्षा में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, इस पर आप अपने कार्य योजना और आगे की क्या नीति है, इस पर बताइए। देखिए, मेरा स्पष्ट कार्य योजना है। जिला परिषद में बहुत गहमा गहमी के बीच जिला परिषद की जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है, उसके तहत जो अस्थायी समितियों का गठन होना था, उस गठन में कहीं ना कहीं पदाधिकारी और जो वहाँ के सक्षम हमारे प्राधिकार है वो मनमानी करना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि हम लोग उच्च न्यायालय का शरण भी लिए। पंचायती राज विभाग पटना में भी हम लोगों ने अपील दायर किया। उसके उपरांत जब मैं जिला परिषद सदस्य 2022 में निर्वाचित हुआ, तब से लेकर अभी तक हमारी 1 साल की लड़ाई इस बात को लेकर रही कि जो नियमावली कहती है, नियम कहता है कि निर्वाचन से किसी भी समिति के सदस्यों का चुनाव हो, वह 1 साल बाद यह संभव हो पाया। तो पिछले महीने मैं अध्यक्ष बना हूं और जब से अध्यक्ष बना हूं मेरे सचिव होते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। और आपको भी पता होगा कि पहले 10th फिर 12th का परीक्षा चल रहा है, जिसमें उनकी व्यस्तता है। इस कारण हम एक पहला मीटिंग भी नहीं ले पाए हैं। बहुत जल्द हम पहला मीटिंग लेंगे और पहले मीटिंग में मेरा स्पष्ट मुद्दा और एजेंडा है, मेरा स्पष्ट विजन है। सरकारी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में मेरा स्पष्ट विजन है कि भाई शिक्षक और छात्र समय से विद्यालय आवें, सरकार के नियमानुसार 4 बजे तक विद्यालय में शिक्षण कार्य जारी रहे। अभी आप किसी भी विद्यालय में जाइए पप्पू जी, औचक निरीक्षण कीजिए। 1 बजे जब आप विद्यालय में पहुंचिएगा तो आपको जितने भी उस दिन उपस्थित छात्र होंगे उपस्थिति पंजी लीजिएगा। अगर 100 छात्र उपस्थित थे 9 बजे, तो आप जब देखिएगा 1 बजे जाइएगा तो वहां आपको 20 छात्र भी नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं तो 1 बजे तक छात्र विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं। शिक्षकों की भी कमोवेश वही हालात है, लगभग 60 से 70% शिक्षक भी 1 बजे तक विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है जिसमें अभिभावकों का भी सहयोग चाहिए और हम इसके लिए सक्षम हैं कि शिक्षक समय से विद्यालय आवे। 9:30 का समय है, 9:30 में आवे, छात्र भी अपने समय पे विद्यालय आवे और 4 बजे तक इस जिले में विद्यालय के तमाम विद्यालयों में 4 बजे तक छात्र और शिक्षक रहे, शिक्षण कार्य जारी रहे और घंटी के हिसाब से पढ़ाई हो। हम आप बचपन में रहते थे तो हम लोगों को पता रहता था
11 बजे का घंटी बज गया है, फलना सर पढ़ाने आएंगे, फलना विषय पढ़ाने आएंगे। यह प्रथा अब खत्म हो चुकी है। अब आप भी जब अपने गांव में रहते होंगे तो आपके स्कूल में घंटी बजने की आवाज़ नहीं सुनाई देती होगी। यह महज घंटी बजने की आवाज़ नहीं है, यह एक ऐसी परंपरा को खत्म कर दिया गया जो परंपरा जीवंत था और अपने आप में बहुत ही विराट था, बहुत ही सुंदर था। तो छात्र और शिक्षक विद्यालय समय से आवे, समय से छुट्टी हो, समय पे घंटी लगे और विद्यालय में जो छात्र आवे और शिक्षक आवे वो दोनों ड्रेस में हो, वेल ड्रेस में हो। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, इससे पढ़ाई लिखाई का जो एक स्वस्थ माहौल है, शैक्षणिक माहौल है, वातावरण है, वो बन पाएगा। सरकारी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में मेरा यह स्पष्ट विजन है। सेकेंडरी जो भी विद्यालय है, विद्यालय में केवल पढ़ाई की गतिविधियां नहीं होती है, विद्यालय में खेल हो, नृत्य हो, नाटक हो, तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सरकार की नियम कहती है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। जो पैसे आते हैं बंदर बांट कर लिया जाता है। विद्यालय पहुंचते पहुंचते और प्रखंड पहुंचते पहुंचते, जिला से जब निकलता है प्रखंड पहुंचता है, आधा हो जाता है, आधा से विद्यालय पहुंचने में आधा हो जाता है। तो केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ छात्रों का मानसिक शारीरिक विकास कैसे हो, उनकी पढ़ाई में अभिरुचि कैसे जगे, यह भी मेरा उद्देश्य है सरकारी स्कूल के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा जो मेरा है, निजी शिक्षण संस्थान जिस तरीके से लूट मचाए हुआ है, जिस तरीके से मानकों को तार तार करते हुए केवल पैसा उगाही करने का एक केंद्र बन गया है, उन तमाम निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसना है। निजी विद्यालय नियमावली से चले, जो भी विद्यालय संचालन नियमावली 2009 है उस नियमावली के तहत चले। तमाम स्कूलों का मैं दौरा करूंगा, तमाम स्कूलों पे मैं जाऊंगा। अगर मानक और आधार जो तय किया गया है सरकार के द्वारा उसको वो फुलफिल नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कागजी कार्रवाई तो करूंगा ही, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आंदोलन का रुख भी अख्तियार करूंगा। निजी शिक्षण संस्थानों में आपको पता है 25% छात्रों को RTE राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री में एडमिशन लेना रहता है पहली क्लास में। निजी शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल में है, आपके भी गांव में होंगे, आपके भी ब्लॉक में होंगे, तमाम स्कूल में प्रत्येक वर्ष जो नामांकन होगा उसमें जितने छात्रों, अगर 100 छात्र का नामांकन होता है तो उसमें 25% छात्रों को RTE राइट टू एजुकेशन के तहत जो BPL में जिनका नाम है उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था की गारंटी राइट टू एजुकेशन देती है। कहाँ होता है पता है आपको? एक भी आपके गांव का बच्चा नहीं पढ़ता है। नहीं। इसको सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यालय में भाई BPL कार्डधारी, BPL के कैटेगरी में जो आने वाले गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण समाज के गरीब बच्चे हैं, अकलियत समाज के गरीब बच्चे हैं, तमाम निजी शिक्षण संस्थानों में उनका नामांकन हो, उनका जो 25% का कोटा है वह फुलफिल किया जाए। NCERT बुक ही गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के तमाम बुक के अनुपात में 100 अगर बुक है तो उसमें 80 बुक NCERT का हो, 80% NCERT का बुक हो। इन तमाम मुद्दों पे काम करना है पप्पू जी। चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ नेता शिक्षा माफिया और शिक्षा विभाग के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट शिक्षा माफिया है, उसकी फौज खड़ा है। एक तरफ करोड़ों का साम्राज्य है, दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। लेकिन इतना वादा जरूर दिलाता हूं कि जिन विषयों पे मैंने बिंदुवार आपको जानकारी दिया कि यह मेरे एजेंडे में है और इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने क्षेत्र में शिक्षा के संबंध में जो खूबियां हैं और उसको किस प्रकार से दूर की जा सकती है इसके बारे में जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी। जनता का मुद्दा लगातार आप उठाते रहते हैं। जनता के मुद्दों पे आपका जो चैनल है मुखरता से, प्रखरता से और निष्पक्ष भाव से निडर होकर जिस तरीके से पत्रकारिता करती है, आपके पत्रकारिता को, आपके तमाम दर्शकों को, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। मुझे अवसर देने के लिए, अपने विचार, अपने एजेंडा, अपनी समस्या, जो शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं हैं उसको रखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे पप्पू जी जैसे जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में अपने
निजी संसाधन से पत्रकारिता करते हैं, हम उन्हें कुछ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। निश्चित रूप से इनके इस प्रयास को हम लोग लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, फॉलो के माध्यम से इनको प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पप्पू जी का जो चैनल है जनता का मुद्दा पप्पू जी के साथ, इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं एक नौजवान पत्रकार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।